हेलो बच्चों, हम आज आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि कहते हैं दो स्वरों या वर्णों के मेल को। जहाँ जोड़ होता है, जहाँ उनको मिलाया जाता है, उस स्थान को संधि कहते हैं। अब दो स्वर होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा स्वर और ह्रस्व मतलब छोटा स्वर। तो पहला संधि के भेद का नाम है दीर्घ स्वर संधि। इस संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अ से लेकर और अ ई उ ए तक जब दोनों स्वरों का मेल होता है तो वहाँ दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व, अब संधि में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले में चाहे ह्रस्व स्वर हो या दूसरे में ह्रस्व स्वर हो, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ही होगा। जैसे आपका पहला उदाहरण है स धन अक्षरः। अब पहले पद के अंत में देखिए स में अ स्वर है, फिर दूसरे पद के प्रारंभ में अ ह्रस्व स्वर है, और दोनों ह्रस्व स्वर को जब हम जोड़ेंगे, जब दोनों में संधि करेंगे तो बड़ा आ साक्षरः हो जाएगा। ऐसे ही अगला उदाहरण है विद्या धन अर्थी। विद्या में आ स्वर दीर्घ है और अर्थी में अ ह्रस्व है, लेकिन जब दोनों में संधि करेंगे तो आ हो जाएगा विद्यार्थी। ऐसे ई का उदाहरण देखिए, नदी में बड़ी की मात्रा, ईव में छोटी, लेकिन जब दोनों स्वरों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लगने से नदीब हो जाएगा। सुधन उक्ति, ऊ का उदाहरण देखिए, पहले छोटा ऊ फिर दूसरे पद में भी छोटा ऊ, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में संधि करेंगे तो बड़ा ऊ दीर्घ ऊ हो जाता है सुक्ति। ऐसे री का उदाहरण देखिए, पितृ छोटा री और ऋणम बड़ा री, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ री हो जाएगा और पितृणम हो जाएगा। इस तरह से दीर्घ संधि का मतलब होता है कि चाहे पहले पद के अंत में दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी चाहे जो भी स्वर हो, दीर्घ या ह्रस्व, फिर भी जब दोनों को जोड़ते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। दूसरा उदाहरण है गुड़। गुड़ संधि का सूत्र है आद गुड़। आद गुड़ मतलब पहले पद के अंत में अ या आ आए और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में ई उ री आए, तो ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपकी परिभाषा में अगर चार स्वर हैं ई उ री, तो इनके चार उदाहरण भी हमें समझने चाहिए। जैसे ई का उदाहरण है वीर धन इंद्र। अब वीर में देखिए अस्वर है, उसके बाद दूसरे पद में ई है, और आपके परिभाषा में बताया गया है कि अगर पहले अ या आ हो, बाद में ई हो, तो दोनों के मिलने पर ए हो जाता है। तो हो गया वीरेंद्र। पर धन उपकार, र का अस्वर और उ दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों की जब संधि होती है तो ओ हो जाता है परोपकार। महाधन ऋषि, आ के बाद री है तो आ और री मिलकर अर हो जाते हैं महर्षि। फिर उसके बाद आखिरी उदाहरण है तव धन ऋकार। व का अस्वर री दोनों जब मिलते हैं तो अल हो जाता है तवल कार। इस प्रकार से संधि के और भी भेद हैं और उनके और भी उदाहरण हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए और उसको अच्छे से याद करिए, लिख लिख के और तब याद करिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतने ही अच्छे से वो आपको स्मरण होगा।
अब हम आपको थोड़ा सा समास के बारे में बताना चाहते हैं। समास का मतलब होता है दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह, परसर्ग और योजक चिन्ह छुपे होते हैं, उनका लोप होता है, और विग्रह जब हम उन चिन्हों को हटा देते हैं तो उनका विग्रह में उन चिन्हों को लगा देते हैं। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह, परसर्ग और योजक चिन्हों को जोड़ देते हैं, और जब समास करते हैं, छोटा शब्द करना चाहते हैं तो उन शब्दों को हम हटा देते हैं। और समास के 6 उदाहरण होते हैं, 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। लेकिन आज हम आपको पूरा नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा ही समझाएंगे। जैसे पहला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं। अब अव्यय का काम करने का मतलब क्या होता है? अव्यय, जो कभी व्यय ना हो, खर्च ना हो, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। अब उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति के बीच का योजक शब्द नहीं है, इसलिए ये समासिक शब्द हो गया। सामासिक शब्द में योजक शब्द नहीं होता है, न कारक चिन्ह होता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें उसका कारक चिन्ह या योजक चिन्ह को जोड़ देते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार आजन्म, जन्म पर्यंत, गुणहीन। अब गुणहीन में कारक चिन्ह छिपा हुआ है। कारक चिन्ह जहाँ पर छिपा रहता है, जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गुणहीन। अब गुणहीन सुनकर हम को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें किस कारक का लोप हुआ है। तुरंत हम बता देंगे, गुण से हीन। करण तत्पुरुष का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान, संप्रदान जो कारक चिन्ह है वह क्रम से इसमें उदाहरण स्वरूप दिखाई देते हैं। राजकुमार। राजकुमार सुनते ही हमको तुरंत उचित कारक चिन्ह स्मरण हो जाएगा, राजा का कुमार। अब का है तो वह संबंध तत्पुरुष है, कर्ता का षष्ठी विभक्ति। और भयभीत। भय से भीत, भीत माने डरा हुआ। अब भय से भीत, डरा हुआ, ये अपादान कारक है और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। रोग मुक्त। रोग से मुक्त, रोग से हट जाना, रोग से मुक्त हो जाना। जब जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और इसका मतलब क्या हुआ? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक और संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए हमें कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा, तभी हम पहचान पाएंगे कि इन शब्दों में कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है, तब वहाँ पर वही तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से आज हमने आपको संधि के 2 भेद और समास के 2 भेद समझा दिया, और अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा।